सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रिय छात्रों, मैं दिलीप शास्त्री AK क्लासेस HMS में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार पर प्रकाश डाला। आज हम वर्णों का उच्चारण स्थल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में जो वर्ण होता है उनका उच्चारण स्थान किसके आधार पर, स्वर का अलग होगा, व्यंजन का अलग होगा, लेकिन किसी भी वर्ण विशेष है उसका उच्चारण करते हैं तो उसका किस रूप में प्रयास होता है, किस रूप में उसे बोला जाता है, ये विशेष रखा जाता है उसका कि किस प्रकार से उच्चारण स्थल है। जैसे मान लीजिए ए का उच्चारण करना है या क का उच्चारण करना है तो उस दौरान क्या होता है कि उसका प्रयास है वो कहाँ तक होता है, उच्चारण स्थल कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से उच्चारित है, उस पर पूरा प्रकाश डालेंगे। और दूसरी बात है, आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो ऐसे उच्चारण स्थल के बारे में पूर्ण पूछा, जैसे तालों से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि क जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, या निम्न में से ऐसा ऊपर लिखा कि मूर्धन्य वर्ण से उच्चारण स्थल है क्या वर्तते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो उच्चारण स्थल है उसका प्रभाव और उच्चारण स्थल जो है हमारे उसको किस रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ एक बार। जैसे हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है तो वायु निकलेगी तो यहाँ गले से होकर के, इस तरह से होकर के, और मुख विवर से बाहर निकलती है, मुख विवर से बाहर निकलती है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहला हमारा यहाँ जो स्थान है वो क्या है, कंठ है। जब फेफड़ों से वायु छोड़ते हैं तो कंठ से उच्चारित होने वाले यानी जो हवा है, वायु है, वो क्या करती है, संकरे रूप में या किसी भाग विभाग यंत्र को स्पर्श करके बोली जाती है। तो यहाँ क्या कंठ है। कंठ के बाद में हम थोड़े से ऊपर जाते हैं तो यहाँ हमारे जो खाली ऊपर सी जगह होती है वो तालु है। क्या है, तालु है। उस तालु भाग से उच्चारित होने वाले वो तालव्य विशेष कहलाते हैं। उसके बाद में तालु से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखिए दांतों के ऊपर एक जो अपने टफ जगह है, जैसे कहते हैं कठोर सी जगह है, मूर्धन्य जिसको बोलते हैं, खरदरी सी जगह दांतों के ऊपर है वो मूर्धन्य, मुसुड़े जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, मूर्धन्य है। उस जगह से उच्चारित होने में मूर्धन्य कहलाएंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारे क्या है, दांत है, वो दांतों से उच्चारित होने में दंते कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या है, हमारे होठ आ जाते हैं तो होठों को स्पर्श करती हुआ हवा बाहर निकलती है तो वो ओष्ठ होते हैं। उसके बाद में एक उच्चारण स्थल विशेष देखा जाए तो जहाँ देखिए कंठ से या तालव्य से या वहां से तो स्पर्श करते हवा निकलती है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा नाक विवर से बाहर निकलता है, वो नासिक के विशेष होते हैं। और हम ये कह सकते हैं एक स्थान उच्चारण स्थान है, उर भी होता है। क्या होता है, उर उच्चारण स्थान होता है। वो क्या होता है, हमारे जो कंठ विशेष होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कंठ है, उसके थोड़े से नीचे से जो उर मतलब हृदय विशेष है उसके बीचों भाग से उच्चारित होता है वह उर विशेष कहलाता है। अब हम चलते इसी टॉपिक पे। देखिए अब देखिए सबसे पहले उच्चारण स्थल के बारे में बात करते हैं तो ए कु है विसर्जनीय, ए कु है विसर्जनीय। हम क्या है, उच्चारण स्थल जब पढ़ते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, उसके उच्चारण स्थल का पता होना चाहिए। उच्चारण स्थल पढ़ते हैं तो उच्चारण स्थल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं तो गले से निकलती हवा तो वो कहां से, कंठ से होता है। क्या होता है, पहला हमारा उच्चारण स्थल है वो कंठ है। उसके बाद हमारा क्या होता है, तालु है। क्या है, तालु है। तालु से थोड़े से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, मूर्धन्य है, यानी मूर्धा। मूर्धा से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारे क्या है, दंत है। क्या है, दंत है। दंत से आगे जाते हैं तो क्या हमारे होते हैं, ओष्ठ आता है। क्या आता है, ओष्ठ आता है। ओष्ठ से और दंत बीचों भाग से ऊपर से नाग विवर से नासिक कहलाएगा, नासिका। ठीक है। उसके बाद में एक आपको बताया कि हमारे जो हृदय के बीचों बीच भाग से ऐसा लगता है जैसे कंपन विशेष वहीं से उत्पन्न होता है, वो कहलाता है उर कहलाता है। क्या कहलाता है, उर है, ओष्ठ है, दंत है, मूर्धा, तालु, कंठ है, ये उच्चारण स्थल। उसके बाद में कंठ तालु भी होता है, कंठ ओष्ठ भी होता है। ठीक है, दंतोष्ठ भी होता है, ये उच्चारण स्थल होते हैं। लेकिन इन उच्चारण स्थल को पढ़ने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी
कि संस्कृत के सूत्र को याद रख सकते हैं आप, संस्कृत के सूत्र को याद रख सकते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ए कु है विसर्जनीय है, ए कु है विसर्जनीय। देखिए ए कु का मतलब होता है क वर्ग, क्या है क वर्ग। है का मतलब है जो हमारा अंतिम वर्ण विशेष आता है वो होता है। विसर्जनीय मतलब विसर्ग, ए कु है विसर्ग। ए वर्ण आ गया, ए और आ दोनों ध्यान रखना, हर्ष और दीर्घ दोनों शामिल किए जाते हैं इसमें, हर्ष और दीर्घ दोनों शामिल किए जाएंगे। क वर्ग मतलब क ख ग, क ख ग घ और अंग, इसको भी शामिल किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जितने वर्ण क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण है, ये 5 वर्ण है। ये पांचों वर्ण क्या है, कंठ से उच्चारित होते हैं, कंठ है। ए कु है विसर्जनीय है, कंठ है। देखिए ए का उच्चारण कर दे, कंठ से होगा, क ख ग घ अंग। देखिए अंग का उच्चारण करते हैं तो दो स्थान से उच्चारित होता है, कंठ से भी होता है और उसका कुछ हिस्सा वायु का है, वो नाक द्वार से भी बाहर निकलता है। तो ध्यान रखना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और बाद में करेंगे, लेकिन अभी कंठ से संबंधित चर्चा करते हैं इसकी। तो देखिए क वर्ग है और विसर्ग, जैसे विसर्ग कहां लगता है, जैसे अतः, क्या लिख रहे, अतः नहीं है, अतः है का उच्चारण होता है साथ में। क्यों? क्योंकि ये जो विसर्ग आता है वो किसी स्वर के साथ आएगा, ध्यान रखना। अनुस्वार और विसर्ग है वो हमेशा स्वर के साथ आता है। तो यहां देखिए विसर्ग स्थान, तो विसर्ग किसके रूप में, ए जो स्वर दे रखा है उसके साथ में लगा हुआ है। तो अतः है का उच्चारण होता है और विसर्ग का उच्चारण होता है वो कहां होता है, कंठ से होते हैं। तो सूत्र हमारा पहला क्या है, ए कु है विसर्जनीय है, कंठ है। ए क वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। अच्छी तरह समझ आया। दूसरा हमारा तालु, क्योंकि देखिए क ख ग घ, उसके बाद में हमारे आते च छ ज झ और ये। देखिए जैसा जैसा उच्चारण स्थल था उसी रूप में जो व्यंजन है उसका क्रम रखा गया, ध्यान रखना। पहला क्रम हमारा क्या था, कंठ से, यानी कंठ से उच्चारित होता है, क वर्ग रखा। उसके बाद में तालु से उच्चारण होने वाले जो च वर्ग रखा, क्या रखा, च वर्ग। तो इसमें क्या लिखा है, च छ ज झ ये। अब देखिए इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। अब यहां देखिए इचु यशानाम तालु यानी ई च वर्ग, एक तो ई आ गया, ह्रस्व है चाहे दीर्घ कैसा भी हो। चु मतलब च वर्ग, च छ ज झ झ ये चारों 5 वर्ण आइए। ये अकेला, ध्यान रखना, और दुए वाला स जिसको बोलते हैं तालव्य स। देखिए ई च वर्ग य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, तालु। इचु यशानाम तालु, ई च वर्ग य श और इनका उच्चारण स्थल होता है वो तालु होता है। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो ऐसे प्रश्न विशेष है वो किस प्रकार से एग्जाम पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, या तो आपसे इससे पूछे इचु यशानाम और आगे क्या है, खाली जगह दे दी जाएगी। नीचे ऑप्शन आपके क्या दी जाएगा, कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा और दंत। ऑप्शन आपके अंदर 4 दे दिए, लिखा क्या है, ये आपके क्या हो, लिखा नहीं हो, डैश डैश लिखा होगा। तो इचु यशानाम आपको सूत्र याद होगा तो तालु जल्दी से लिख दोगे। सूत्र याद नहीं है तो आप क्या करोगे, ए का उच्चारण करोगे या च का उच्चारण करोगे या य का उच्चारण करोगे, जो उच्चारण स्थल होगा उसी के अनुरूप आप इनमें से छांट के लिखोगे। या फिर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, इचु यशानाम तालु निम्न में से कौन से वर्ण पर लागू होता है। नीचे क्या वर्ण दिया होगा, ए में दिया होगा क दिया होगा, दूसरे में क्या दिया होगा, ट दिया होगा, तीसरे में क्या दिया होगा, स दिया होगा, चौथे में क्या तालव्य। वैसे इस तरह से ए बी सी डी यानी अ ब स द, ये चारों दे रखे ऑप्शन। अब इचु यशानाम तालु है, इस सूत्र के अनुसार कौन से वर्ण का उच्चारण स्थल होता है, यानी इस सूत्र के अनुसार कौन सा वर्ण शामिल किया जाता है। या ऐसा पूछा जाता है ये सूत्र है किस वर्ण पे लागू होता है, तो आपका क्या होगा, क ट श और श, ये 4 वर्ण दे रखे हैं। तो आपका क्या ऑप्शन होगा, इचु यशानाम तालु। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, लास्ट वाला सही होगा।
तो यहां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, उसमें हमेशा क्या है, सूत्र से संबंधित या वर्ण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा हमारा, उसके बाद में ऋतु रसानाम मूर्धन्य क्या होगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा हमारा तीसरा सूत्र है। क्या है तीसरा सूत्र, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या दे रखा है, री ट वर्ग र और ये श दे रखा है, इनका उच्चारण स्थल ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ ण, कौन सा, ट ठ ड ढ और ण, ये दे रखा आपका ट ठ ड ढ ण। तो यहां दे री ऋषि, ट वर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थल क्या होगा, मूर्धन्य होगा, मूर्धा जिसको बोलते हैं। क्या होगा, मूर्धन्य मूर्धा। अच्छी तरह से सूत्र क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग र और श का उच्चारण स्थल क्या होगा, मूर्धन्य होगा। अब हमारा क्या है, चौथा सूत्र आता है, कौन सा, दंत्य का, या कैसा, रे तु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। क्या है, रे जो हमारे संस्कृत के अंदर स्वर लिया गया है, रे एक स्वर है संस्कृत का, रे क्या है, एक स्वर है, लय नहीं है बल्कि रे एक स्वर है। केवल संस्कृत में इसका ग्रहण होता है, किसके आधार पर ग्रहण होता है इसका, माहेश्वर सूत्र के आधार पर। माहेश्वर सूत्र किसने लिखे थे, पिछले वीडियो मैंने पढ़ा था, कौन सा था, पाणिनि के द्वारा। तो ध्यान रखना रे क्या है, माहेश्वर सूत्र है, उसके अंतर्गत आता है। और माहेश्वर सूत्र किसके द्वारा लिखे गए थे, पाणिनि के द्वारा लिखे गए थे। और उन्हीं के अनुसार देखा रे एक स्वर है, तवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, ल तवर्ग, ठीक है, और फिर ल, उसके बाद में अस, इनका उच्चारण स्थल त वर्ग के अंत थ द ध न, क्या होगा, त थ द ध और न, पांचवा आ गया। तो क्या हुआ, रे यानी एक स्वर, त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थल क्या होगा, दंत होगा। क्या होगा, दंत्य होगा। याद रह जाएगा अच्छी तरह से। पहला सूत्र क्या है, जिससे तीसरा सूत्र था ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग और र और श का उच्चारण स्थल क्या होगा, मूर्धन्य होगा। उसके बाद में कौन सा है, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम, री स्वर था, त वर्ग, ल और श, इसका उच्चारण स्थल क्या होगा, दंत्य होगा। ये हमारे क्या है, चार सूत्र हो गए। पांचवा सूत्र क्या है, पांचवा सूत्र हमारा है ओष्ठ वाला। कौन सा होगा, ओष्ठ। क्या होगा, ओष्ठ। सूत्र देखिए क्या है, उपध्यायमानीय, क्या होगा, उपध्यायमानीय ओष्ठ है। क्या होगा, उपध्यायमानीय ओष्ठ है। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है कि ऊ, क्या होगा, ऊ छोटा चाहे बड़ा, ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, प वर्ग और जीवामूल, जीवामूल, इनका उच्चारण स्थल क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ। ऊ प वर्ग, मुख्य तो यही पूछा जाता है, ऊ और प वर्ग का। क्या पूछा था, ऊ और प वर्ग। ऊ तो आ गया, प वर्ग प फ ब भ और म, इनका उच्चारण स्थल होता है वो क्या होता है, ओष्ठ होता है। अब हमारे क्या है, गले से निकल करके और ओष्ठ से बाहर आ गए,
हमारे क्या हुए, ये हो गए। उच्चारण स्थल कितने हो गए, 5 उच्चारण स्थल हो गए, 5 ही सूत्र हो गए। कौन से गए, 5 ही सूत्र हो गए। छठा हमारा सूत्र है ञ, मैं, ग, न और मैं। यम गणनम नासिका। देखिए कितना अच्छा सूत्र दिया है। नासिका का सूत्र क्या है, यम गणनम नासिका। तो देखिए ञ, मैं, ग, न और मैं हलन। तो यहां क्या नासिका है, क्यों है कि इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थल है वो नासिका है। नासिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी इनका उच्चारण करते हैं, जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो किसी वाग्य यंत्र को स्पर्श करते हुए नाक विवर से वायु का कुछ अंश बाहर निकलता है, इस कारण से उसे नासिका कहते हैं। ये 5 वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, 5वां वर्ण होता है। अब हमारे पास में वर्ण बचे हैं कुछ शेष। कौन सा है, एक तो वह बच गया, यह आ गया, र आ गया, ल आ गया, तीनों से आ गए, तीनों से आ गए और है भी आ गया। अब हमारा बचा क्या है, वह के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा वर्ण है वो अपना अलग से अस्तित्व रखता है। वकार से दंतोष्ट सूत्र है हमारा क्या है, वकार से दंतोष्ट। वह का उच्चारण स्थल है क्या है, दांत और ओष्ठ दोनों होते हैं। वह, जब वह का उच्चारण करोगे तो होठ तो क्या आपस में मिलेंगे और जीभ क्या करेगी, दांतों को हल्का सा स्पर्श करेगी, दांतों को हल्का सा स्पर्श करेगी। इसका अस्तित्व अपने कह सकते हैं उच्चारण स्थल एक सबसे भिन्न होता है, सबसे भिन्न होता है। तो यहां हम कह सकते हैं दंतोष्ठ। क्या होगा, दंतोष्ठ होगा। दंतोष्ठ हो गया। वह, अब हमारे बचे हैं स्वर में कुछ अंश। एक तो बचा है ए आई, दूसरा बचा है ओ औ। ये 2 स्वर बचे हैं। क्या बचे हैं, 2 स्वर बचे हैं। इन 2 स्वरों की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए एदेतौ। अब इसके बारे में हमने पढ़ा है, ए और आई के बारे में पढ़ा है आपने पहले, इससे मैंने अभी सूत्र के अंदर पढ़ा दिया है। कैसे पढ़ा है बता सकते हैं, देखिए कैसा, ए आपने पढ़ा है और ए आपने पढ़ लिया। ए का भी उच्चारण स्थल पढ़ लिया और ई का उच्चारण स्थल भी आपने पढ़ा है। ए का क्या गाना था, कंठ था, और ए का क्या था, तालु था। देखिए ए का उच्चारण स्थल क्या था, कंठ था, ए का उच्चारण स्थल तालु था, और दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा, ए बनेगा। एदतो कंठ तालु, कंठ तालु। अब कैसे कंठ तालु होता है कि ए प्लस ई दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ए बनेगा, ए बनेगा। तो दोनों का उच्चारण स्थल भी शामिल किया जाएगा साथ में, क्या, कंठ और तालु। ए का कंठ और ई का तालु। अब बनाना है आई का, तो क्या बनेगा, ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आई। तो ये उच्चारण स्थल इसी का होगा, किसका, ए और आई दोनों का उच्चारण स्थल क्या होगा, कंठ तालु होगा, कंठ तालु। तो क्या सूत्र हमारा, एदेतौ कंठ तालु, एदेतौ कंठ तालु, यानी ए और आई है उसका उच्चारण स्थल क्या होता है, कंठ और तालु होता है। अब हमारा बचा है आगे ओ या औ। ओदतौ। अब देखिए इसके बारे में हमने पढ़ लिया पहले। कैसे पढ़ा, आपने पढ़ा है ए का उच्चारण स्थल पढ़ा है और उ का उच्चारण स्थल पढ़ा है। ए का उच्चारण स्थल क्या था, कंठ था, क्या था, कंठ था, और उ का उच्चारण स्थल क्या था, ओष्ठ था, क्या था, ओष्ठ। ए का उच्चारण कंठ, उ का ओष्ठ, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, कंठोष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। क्यों बनेगा, देखिए ए प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो क्या बनेगा, ए प्लस उ ओ, तो ओदतौ कंठोष्ठ है।
अब यहाँ ओ का और औ का दोनों का उच्चारण स्थल होगा, वो क्या होगा, कंठ ओष्ठ हो गया। अब आपके जो सूत्र थे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो इजी नहीं था, क्योंकि इसका पूरा का पूरा मैंने हिंदी के अंदर बता दिया। अब हमारे अनुस्वार बचता है। अनुस्वार होता है पांचवा वर्ण का वर्ण होता है, पांचवा उसी के स्थान पर होता है अनुस्वार, या प्रथम वर्ण के स्थान पर होता है। तो अनुस्वार जितने होते हैं वो सारे के सारे नासिका से उच्चारित होते हैं। अनुस्वार है नासिका, अनुस्वार है नासिका, जितने भी अनुस्वार हैं वो सारे के सारे नासिका से उच्चारित होते हैं। अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ आएंगे और अनुस्वार के हमेशा नाक से उच्चारित होते हैं। अब देखिए कौन कौन से वर्ण हैं जो दो स्थानों से उच्चारित होते हैं। अब देखिए ए और ऐ तो दो स्थान पे होता है, और औ भी दो स्थानों से उच्चारित होता है। दो स्थान से होता है ना, कैसे, कंठोष्ठ और कंठ तालु। और हमारे पंचम वर्ण जितने भी है, पांचवा वर्ण जो भी है वो भी दो स्थान से होता है, जिनका उच्चारण स्थल होता है जो प्रथम वर्ण होता है उसके साथ में शामिल किया जाता है, और साथ में क्या होता है, नासिका भी होता है। क्या होता है, नासिका के साथ में भी होता है, दो स्थान से उच्चारित। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वर्ण है जो दो स्थान से उच्चारित कर सकते अपने, निम्न में से कौन सा वर्ण है जो दो स्थानों से उच्चारित कर। एक ऑप्शन आपको क्या दे दिया, दूसरे में आपने स दे दिया, और तीसरे में आपको क्या दे दिया, ओ दे दिया, और चौथे में हमारा क्या दे दिया, च दे दिया। आप देखिए कौन सा वर्ण है, क को एक स्थान से कंठ से उच्चारित होगा, और च किसमें, तालु से होगा, स किससे होगा, दंत्य से होगा, और ऊ ऐसा वर्ण है वो किससे उच्चारित होगा, किससे होगा, ये भी ओष्ठ से ही है। अब ओ दे दिया तो किससे हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। हो गया, ओ दे दिया तो कंठोष्ठ हो जाएगा। ऊ है तो भी एक स्थान से होता है। अब आपके अनुस्वार दे दिया तो एक स्थान से है, लेकिन यही दे दिया, न दे दिया तो दो स्थान से हो जाएगा। ये एक तो किससे, दंत्य तो है और नासिका भी है, दंत्य भी है और नासिका के साथ में भी उसका उच्चारण होता है। तो साथियों ये था हमारा जो सूत्र के आधार पर हम जो विभाजन था वह था। अब हम प्रयत्न के आधार पर देखेंगे, प्रयत्न के आधार पर जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, देखिए प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न किसे, प्रयास होता है, क्या होता है, प्रयास, प्रयत्न। देखिए प्रयत्न हम किसी भी वर्ण विशेष उसका उच्चारण करते हैं, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो किसी न किसी प्रकार का प्रयास होता है। वायु को किस प्रकार से छोड़ा जाता है, कितने वायु लगते हैं, कितना समय लगता है, और किस प्रकार से मुंह को खोला जाता है, किस प्रकार की हमारा जीभ है जो ऊपर के हिस्से में निम्न हिस्से में जाती है, वो हमारा प्रयास होता है। उसके आधार पर हम पढ़ेंगे तो हमारे दो प्रकार होते हैं, एक तो आभ्यंतर होता है और एक बाह्य प्रयत्न होता है। क्या होता है, एक तो आभ्यंतर और एक बाह्य प्रयत्न होता है। कौन सा, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न के दो भेद होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं हमारे चार प्रकार के, कितने, चार मुख्य रूप से, लेकिन पाणिनीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार ये कितने थे, 5 प्रकार के होते हैं। हमें तो पाणिनीय शिक्षा नीति है उसी के अनुसार पढ़ेंगे, तो पाणिनीय शिक्षा नीति के अनुसार कितने हैं, 5 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, स्पृष्ट, स्पृष्ट, इष्ट विवृत, विवृत और संवृत। कितने होते हैं, देखिए प्रयत्न कितने होते हैं, प्रयत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। आभ्यंतर पाणिनीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार से 5 प्रकार के होते हैं, और बाह्य कितने होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 11 प्रकार के। अब सबसे पहले हम करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है, या तो ऐसा पूछा जाता है कि प्रयत्न है उसके आधार पर जो स्वर विभाजन है वो कितने भागों में किए जा सकते हैं, तो 2 भागों में किए जा सकते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। या ऐसा पूछा जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने भेद होते हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न के कितने होते हैं, 5 होते हैं। पाणिनीय शिक्षा नीति के अनुसार ही पूछे जाएंगे। और बाह्य प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 11 प्रकार के। कितने, 11 प्रकार के। तो साथियों ये ध्यान रखना कि कौन कौन से किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया, तो किस प्रकार से कौन सा वर्ण किस आभ्यंतर में आता है और किस बाह्य में आता है, तो ध्यान रखना। पहले अपने देखते हैं कि इसमें प्रयत्न के बारे में चर्चा की है, तो आभ्यंतर प्रयत्न है तो वो पहला स्पृष्ट है, यानी स्पर्श करना। क्या होता है, स्पर्श। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श, स्पर्श है कि जिन वर्णों को उच्चारण करते हैं,
जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो किसी भी भाग को स्पर्श, वाग यंत्र के किसी भाग को स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकलती है, वो सारे के सारे स्पष्ट होते हैं। तो वर्गीय व्यंजन जितने होते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। तो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्पष्ट वर्ण होते हैं। वर्गीय वर्ण जितने होते हैं वो क्या होते हैं? स्पष्ट वर्ण होते हैं। स्पष्ट है, क्या होते हैं? स्पष्ट है। दूसरा पद है इष्ट स्पष्ट, यानी स्पर्श तो करते हैं लेकिन थोड़ा स्पर्श करते हैं, थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, तो कहते हैं इष्ट स्पष्ट होते हैं। कौन से होते हैं वो? देखिए, वो होते हैं य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये होते हैं हमारे 4। कौन से? हम कह सकते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे इष्ट स्पष्ट होते हैं, थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। उसके बाद में आते हैं इष्ट विवृत। इष्ट विवृत, इष्ट विवृत में कौन कौन से आते हैं कि जिनको क्या है? स्पर्श होता है लेकिन वो क्या है? बहुत ही ज्यादा घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं। वो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो कौन से होते हैं? श, से और है, ये 4 होंगे। श, है, ये 4 हो जाएंगे। उसके बाद में विवृत आता है। विवृत वो वर्ण होते हैं जो जितने सारे स्वर होते हैं, अच सारे आते हैं। क्या होते हैं? अच होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं। अच को शामिल किया जाता है विवृत के अंदर। अब देखिए, पहले आपको मैंने बताया था स्पृष्ट के अंदर कौन से होंगे? स्पृष्ट के अंदर वही होंगे जो स्पर्श करते हुए बोले जाएंगे, और इष्ट स्पृष्ट होते हैं जो हल्का सा स्पर्श किया जाता है, हल्का सा स्पर्श, तो वो य, र, ल, व, अंतस्थ हैं। लेकिन इष्ट विवृत में क्या होगा? स्पर्श तो जरूर करेगा लेकिन वो क्या? थोड़ा सा घर्षण करते हुए, यानी बहुत ही संक्रिय जगह से, ये वाग यंत्र है उसको संक्रिय जगह से उच्चारण होगा, तो वो क्या होगा? उसमें व्यंजन, क्योंकि जब घर्षण होता है या किसी प्रकार संक्रिय जगह है उससे से वायु निकलती है तो घर्षण होगा, तो वो सारे सारे के उसमें व्यंजन आ जाएंगे। अब हमारे चलते हैं विपरीत। विपरीत में सारे के सारे स्वर होते हैं। विपरीत में क्या होंगे? सारे स्वर अच शामिल किए जाते हैं। और समृद्ध के अंदर क्या शामिल किया जाता है? केवल ए को शामिल किया जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते हैं तो बहुत ही कम मुंह खुला रखता है। और विपरीत में क्या है? मुंह खुला हो चाहे न हो, लेकिन इसमें हल्का सा खुला रहता है। इस कारण से केवल इसको किस में शामिल किया? उच्चारण स्थल में शामिल किया जाता है। अब देखो, मैंने बताया ना, कुछ विद्वान विशेष लोग है या बुक्स विशेष आपको 4 मिलेंगे और पाणिनि शिक्षा नीति के अनुसार 5 मिलेंगे। इसको शामिल, समृद्ध है उसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अपना स्वर है वो सारे के सारे यहाँ विपरीत के अंदर आ गए। विपरीत के अंदर कैसे आ गए? अच, अच्छा है स्वरहा, अच्छा है स्वरहा, यानी अच सारे के सारे क्या? स्वर है। तो यहां दे विपरीत और समृद्ध, तो यहां इसको विपरीत के अंदर सारे स्वर, इसको केवल किसमें? उच्चारण में लिया जाता है। संधि आदि नियमानुसार, यानी संधि आदि नियम है उसके अनुसार केवल 4 ही होते हैं। लेकिन पाणिनि शिक्षा नीति कहते हैं केवल संधि शामिल नहीं की जाती, उच्चारण स्थल को भी शामिल करो। किसको? उच्चारण स्थल को भी शामिल करो। यदि उच्चारण स्थल को शामिल करोगे तो इसमें 5 प्रकार होंगे, 5 भेद होंगे इसके। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोच लेना कि बहुत से बुक्स में आपको विपरीत मिला है, विपरीत के बाद में समृद्ध दिया ही नहीं हो, 4 ही दिए हो, लेकिन विपरीत के साथ में समृद्ध भी होगा, क्योंकि ए को उच्चारण स्थल के आधार पर इसका विभाजन अलग किया जाता है, लेकिन संधि के नियम अनुसार इसको केवल शामिल किसमें? विपरीत किया जाता है। अब हम करते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने थे हमारे? बाह्य प्रयत्न हमारे कितने थे? 11 थे। कितने थे? 11 थे। अब हम चर्चा करते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? जो बाहरी, कह सकते हैं ना कि वायु को बाहर छोड़ते हैं, उस समय किस प्रकार से प्रयास किया जाता है, किस प्रकार से प्रयास किया जाता है। तो आपको व्यंजन अच्छी तरह से आता है तो थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक बता दूंगा, व्यंजन नहीं आता तो थोड़ा सीख लीजिएगा एक बार। तो व्यंजन में क्या होता है सबसे पहले बता दूं, क, ख, ग, घ और ग। उसके बाद में च, छ, ज, झ और य। उसके बाद में ट, ठ, ड, ढ और अण, ये टाइम रखा गया। उसके बाद त, थ, द, ध और न। उसके बाद में प, फ, ब, भ और म। उसके बाद में य, र, ल और व। उसके बाद हमारे श और श, से और है। अब देखिए,
ये हमारे क्या थे, व्यंजन। यहां देखिए अब क्या है, क च ट त प य श। अब इन वर्गों को क प तक जो दे रखा है वो वर्ग विशेष में आ गए, प तक जो दे रखा है वो वर्ग विशेष के अंदर। अब यहां देखते हैं अपने विवार, श्वास और घोष। पहला हमारा विभाजन है वो क्या है, पहला क्या है, विवार है, दूसरा श्वास है, तीसरा अघोष है, दूसरा क्या है, चौथा क्या है, संवार, नाद और घोष है। संवार, नाद और घोष। अब सबसे पहले अपने विभाजन करते हैं, विवार में कौन सा आता है, श्वास में कौन सा आता है और घोष में कौन सा होता है। अघोष में कौन सा, अघोष का मतलब जहां कंपन उत्पन्न नहीं होता। श्वास जैसे वायु को हम छोड़ते हैं, और विवार क्या होता है कि जब वर्ण विशेष का उच्चारण करते हैं तो किस रूप में होता है। तो हमारा पहला विभाजन हम 3 रूप में कर सकते हैं, हम अलग अलग विभाजन यानी ग्रुप बना लेते हैं। पहले में ग्रुप में क्या होगा, विवार, श्वास और अघोष आ जाएगा। दूसरे ग्रुप में क्या आ जाएगा, संवास, संवार, नाद और घोष आ जाएगा। संवार, नाद और घोष। अब ग्रुप बनाना पड़ेगा। यदि ग्रुप आपने बना लिया तो ग्रुप में आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपने हिंदी में घोष और अघोष पढ़े हैं, हिंदी के अंदर घोष और अघोष पढ़े हैं। शामिल क्या करना आपको, विवार और श्वास शामिल करना है घोष के साथ में, अघोष के साथ में, और संवार और नाद घोष के साथ शामिल कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं, उसको याद रख लीजिए। घ घड़ी है वो किसी वर्ग का कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, और अ किसी वर्णमाला का पहला वर्ण है। इन दोनों को शामिल करना है। किसको, मैं केवल घोष को और अघोष है दोनों को लूंगा और किसी को न लूंगा, बाकी इनको तो आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने लिया अघोष का। अघोष का मतलब है किसी वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। किसी भी वर्णमाला का पहला वर्ण क्या है, अ है, ठीक है। अ पहला वर्णमाला का पहला वर्ण है। अ के बाद हम लेंगे तो क्या हुआ, 2 हो जाएगा। ऐसे पहले लेंगे तो क्या हुआ, 0 होगा। इसका मतलब है कि किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण होते हैं वो किस में आते हैं, अघोष में होते हैं। किस में आता है, अघोष में होता है। किसी वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण होता है वो किस में आता है, अघोष में आता है। देखिए किसी वर्णमाला का पहला और दूसरा, ये देखिए वर्गीय वर्ण का पहला और दूसरा, क ख च छ ट ठ त थ प फ। क्लियर बा, ये किसी वर्गीय वर्णमाला है, उसका पहला और दूसरा वर्ण है, पहला और दूसरा वर्ण। अब अपने करते हैं कि माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे। माहेश्वर सूत्र पढ़े तो माहेश्वर सूत्र में क्या था, हय वरट लण यम गण नम झबय गढ़ 10 जब गढ़ 10 ख फ छ ठ, ख फ छ ठ थ छ ट त व क प य, क्या था, क प य स स सर हल। ऐसा आपने पढ़ा है। क्या है, हस प्रत्याहार। क्या सा था, हस प्रत्याहार। ख फ छ, खर प्रत्याहार। ये 2 प्रत्याहार बनते हैं। अब देखो खर प्रत्याहार, ख फ छ ठ थ छ ट त प ये श श सर। अब ये श स सर, ये देखिए 3 ही आ जाएंगे। किसी वर्णमाला का पहला, दूसरा और प्लस में क्या होगा, श स स, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे अघोष। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अघोष में क्या करना है, किसी वर्णमाला का पहला वर्ण यानी वर्णमाला का पहला वर्ण लिया तो ये पहला आ गया, उसके बाद में दूसरा लिया और इससे पहला 0, तो मतलब किसी वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण है वो क्या होंगे, अघोष होंगे। क्या होंगे, अघोष होंगे। और किसी वर्णमाला का पहला दूसरे के साथ साथ में क्या लेंगे, 3 स आ जाएंगे, श स स, ये तीनों स इसी के अंदर शामिल किए जाएंगे। इनको उच्चारण करोगे तो कभी भी किसी प्रकार की नाद या गूंज उत्पन्न नहीं होगी, गूंज उत्पन्न नहीं होती। श स स, इनका उच्चारण करोगे तो कभी भी इनका नाद या गूंज उत्पन्न नहीं होगी। तो ध्यान रखना है को शामिल नहीं करेंगे इसमें। अब हमारा था घोष। ये घोष, घोष के अंदर क्या है, घ घड़ी लेंगे। ये घ घड़ी किसी वर्ग का कौन सा वर्णमाला का कौन सा वर्ण है, ये प्रथम जो वर्ग है, क्या वर्ग है, उसका तीसरा चौथा वर्ण है। कौन सा, चौथा वर्ण। चौथे से पहले लीजिए तीसरा और चौथे के बाद में लीजिए 5वां। तो प्रत्येक वर्गीय वर्णमाला है उसका तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। कौन सा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं।
देखिए ग और मैं, यहां तक देखिए ग घ ग ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म, ये वर्गीय वर्णमाला है। उसका तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, वो सारे के सारे क्या होंगे? घोष वर्ण होंगे। इनका उच्चारण करोगे तो हमेशा गूंज उत्पन्न होगी। क्या होता है? स्वर, नाद, नाद मतलब गूंज उत्पन्न होना, स्वर यह सांस छोड़ते समय कितना होता है? घोष, यहां भी ध्वनि विशेष आती है। तो क्या देना है? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ गया। और साथ में क्या करना है? य र ल व, ये भी आ जाएंगे। अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। प्लस में क्या आएंगे? है वर्ण आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा? है वर्ण आ जाएगा। अब आपको समझ अच्छी तरह से आ गया कि कौन कौन सा स्वर, नाद और घोष में कौन सा शामिल किया जाता है। तो घोष को, और इधर विवार, स्वर और अ घोष में घोष को, अ घोष को लेना। तो यहाँ अ घोष को लीजिए, इसमें घोष को ले लीजिए, तो आपका जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाए। कैसे याद होगा? कि घोष में लेंगे तो घ घड़ी केवल लेंगे, तो उसका पहला और बाद वाला यानी तीसरा और पांचवा, तीसरा और पांचवा यानी तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा। घ तो चौथा है ही, उसके बाद में यरलब आ जाएगा और है शामिल कर लिए जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। देखिए अब आता है अल्पप्राण और महाप्राण। क्या है? अल्पप्राण और महाप्राण। यह हमारा 7वां था अल्पप्राण वर्ण, और महाप्राण वर्ण 8वां है। अब देखिए अल्पप्राण और महाप्राण को याद करने का तरीका छोटा सा है। डब्लू की आकृति लिख दीजिए, डब्लू की आकृति लिखी और आपने क्या लगाया? 1 लगा दिया है। यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां 5। देखिए अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं और महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, इसको समझने से पहले ये देखिए, अल्प मतलब कम, प्राण का मतलब तो वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए बहुत ही कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत ही कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो अल्पप्राण होते हैं। और महा का मतलब ज्यादा, प्राण का मतलब वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अल्पप्राण से ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है, अल्पप्राण से दुगुनी वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए अल्पप्राण और महाप्राण दोनों समझ आ गया। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा। अल्पप्राण वो होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए बहुत ही कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। महाप्राण वो होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए वायु की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, यानी अल्पप्राण से दुगुनी वायु की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए डब्लू की आकृति में लिख लीजिए, क्या लिखना है? 1, 2, 3, 4, 5, जहां भी डब्लू की मोड़ दिखाई देती है वहां आप लिखते जाइए। और आप क्या करें? यहां से क्रॉस कर दीजिए, यहां से क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करते ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे। क्या होंगे? पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये हमेशा अल्पप्राण वर्ण कहलाएंगे। अल्पप्राण देखिए पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण कहलाएंगे। हो गया क्लियर? उसके बाद देखिए दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? महाप्राण होंगे। क्या होंगे? महाप्राण। अब देखिए अपने बचा है एक तो अंतस्थ। अंतस्थ पहले आता है तो अंतस्थ को पहले लिख दीजिए, उसमें बाद में आता है तो उसमें लाइन को बाद में, उसमें व्यंजन। क्यों? देखिए कि जहां आपको वर्ण विशेष से उसका विभाजन करते हैं तो यह वाली लाइन पहले आती है और सह वाली लाइन बाद में आती है। इसका मतलब इसको पहले 1 नंबर पे लिख दीजिए, इसको 2 नंबर पे लिख दीजिए। तो ये क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन होते हैं, वो सारे के सारे क्या अल्पप्राण होंगे। और दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा प्लस में क्या है? श है, ये वर्ण क्या कहलाएंगे? उसमें व्यंजन, ये महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। अब हमारे बचते हैं उदात, अनुदात और स्वरित। क्या बचते हैं? अनुदात, उदात और स्वरित। ये हमने क्या है? स्वर विभाजन किया था, उसमें पढ़ा था। इसमें सारे के सारे स्वर शामिल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सारे के सारे स्वर है वो शामिल किए जाते हैं। अब देखिए इसमें उदात, अनुदात और स्वरित, जब हमने स्वर विभाजन किया था तो उसमें क्या है? उदात, अनुदात और स्वरित कैसे, किसको किस स्तर पर उच्चारित होता है
और कौन सा किस आधार पर, यानी उच्च स्तर पर, निम्न स्तर पर या सामान्य स्तर पर उच्चारण होने वाले होते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्वर ही कहलाएंगे। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उसमें सारे स्वर शामिल किए जाते हैं। तो यह हमारा कितना हुआ, अल्पप्राण 7वां था, महाप्राण 8वां था, उदात्त 9वां हुआ और उदात्त 11वां हुआ, 12वां हुआ, 11वां और स्वरित 11वां हुआ। तो इसका मतलब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 9, 10, 11, तो बाह्य प्रयत्न हो गए टोटल 11। दोबारा देखिए एक बार, प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार थे, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर कितने थे, 5 थे, बाह्य कितने थे, 11 थे। आभ्यंतर में कौन थे, स्पृष्ट, स्पृष्ट और इष्ट, विवृत, विवृत और समृद्ध थे। उसके बाद हमारा बाह्य प्रयत्न थे, वो कितने प्रकार के थे, बाह्य प्रयत्न आपको बताइए 11 प्रकार के, विवार, श्वास, अघोष, श्वास, नाद, घोष। और उसके बाद में अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये हमारे कितने थे, 11 प्रकार थे। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो किस प्रकार के आते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अधोलिखित वर्णस्य उदात्तः वर्णः भवति। नीचे लिखे जो वर्ण है उनमें से उदात्त वर्ण कौन सा है, आपका ए ऑप्शन में दे दिया क दे दिया, बी ऑप्शन में आपका दे दिया श दे दिया, और सी ऑप्शन में आप दे दिया है दे दिया, और डी ऑप्शन में आपका दे दिया ओ दे दिया। अब आपको पूछा अधोलिखित वर्ण से उदात्त वर्ण, नीचे लिखे जो वर्ण उनमें से उदात्त वर्ण कौन सा है, उदात्त वर्ण कौन सा है। देखिए उदात्त में सारे के सारे किसमें शामिल होते हैं, स्वर में शामिल होते हैं। तो यहां देखिए स्वर को ही शामिल किया जाता है, ये तो क्या व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये एक स्वर है, ये क्या एक स्वर है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या हुआ, ओ ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। या आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न भवति। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, कितने होते हैं, 5, 2, 4, तीसरा 11 और चौथा 9। अब देखिए आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। ध्यान रखना, प्रयत्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। उसमें पूछा आपको आभ्यंतर प्रयत्न, ये क्वेश्चन 2011 के अंदर आया था, 2011 के अंदर आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। तो देखिए 5, 4, 11, 9। 5 का मतलब 5 होता है, 4 मतलब 4 होता है, 11 मतलब 11 होता है, 9 का मतलब 9 होता है। तो ध्यान रखना 5 होते हैं, कितने थे, 5। ये 4 शामिल मत कर लेना, ये केवल किसमें होता है, आपके जो संधि है उस नियम अनुसार होता है। पाणिनि शिक्षा नीति अनुसार कहते हैं पंच होता है, 5 होते हैं। कितने थे, पंच मतलब 5 होते हैं। या फिर क्वेश्चन कैसा आता है, उच्चारण स्थल से निम्न लिखित वर्णस्य उच्चारण स्थल भवति। वर्ण कौन सा दे दिया, अ दे दिया, है दे दिया, या विसर्ग दे दिया। है और विसर्ग, इनमें से किसका उच्चारण स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए में दे दिया आपका तालु, बी में दे दिया आपका कंठ तालु, क्या होगा, कंठ तालु, और सी में आपका क्या दे दिया, कंठोष्ठ, और डी ऑप्शन दे दिया केवल कंठ। तालु, कंठ तालु, कंठोष्ठ, और लास्ट ऑप्शन आपके दे कंठ दे दिया। देखिए एकु विसर्जन नाम कंठ है, ए क है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ये आपका सूत्र याद है, तो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा। क्या हुआ, एकु है विसर्जन नाम कंठ है, ए दे रखा है, और लास्ट में वर्ण है दे दिया और एक विसर्ग दे दिया, इन वर्णों का उच्चारण स्थल क्या है, तो आपका क्या है, कंठ होगा।
क्यों? एकु है विसर्ग नाम कंठ है, है और विसर्ग का उच्चारण स्थल क्या होता है? कंठ होता है। या आपको ऐसा पूछा जा सकता है कई बार सूत्र विशेष सत्र उसमें ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे ऋतु रसानाम डैश डैश भवति, ऐसा ऑप्शन क्या होगा? ए तालु, बी ओष्ठ, सी दंत और डी मूर्धा। क्या है? तालु, ओष्ठ, दंत और मूर्धा। अब आपको सूत्र याद है तो आप इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही चुन लेंगे। ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा ये सूत्र होता है। देखिए तालु नहीं हो सकता, री का उच्चारण स्थल तालु नहीं हो सकता, ओष्ठ नहीं हो सकता, दंत नहीं हो सकता, ठीक है। ट का उच्चारण स्थल आपको याद होना चाहिए, ट का, ट च छ, ये च वाला लाइन दे दी, उसके बाद ट वाला लाइन दिया, तो ट का मतलब तीसरा स्थान होता है। पहला क्या था? क, उसके बाद में च, उसके बाद में क्या है? ट वाला। उच्चारण स्थल यहीं से घूम जाता है, उसके बाद में क्या आता है? प आता है, सॉरी तय आता है, उसके बाद में प आता है, जिसका मतलब क च ट त प उच्चारण स्थल इस घूमते हुए आएंगे, उच्चारण स्थल है वो घूमते हुए आएंगे। तो इसका तीसरा पोजीशन पे आता है, तो तीसरे पोजीशन पर क्या होगा? मूर्धा, मूर्धन्य हो जाएगा। मूर्धा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो साथियों आज हमने क्या पढ़ा? उच्चारण स्थल पढ़े, और उच्चारण स्थल है मेरे ख्याल से आपको समझ अच्छी तरह से आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।